नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 मार्च शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। अलवर के गोविंदगढ़ में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसीलदार बसंत परसोया और उनके दलाल रवि उर्फ रिंकू कलाल को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई जमीन के नामांतरण खोलने के बदले रिश्वत मांगने की शिकायत पर की गई। परिवादी ने अपनी ताईजी की वसीयत के आधार पर जमीन अपने नाम कराने के लिए आवेदन किया था, जिसे लेकर दलाल ने तहसीलदार के नाम पर 5 लाख रुपए मांगे थे। एसीबी के उप अधीक्षक शबीर खान के नेतृत्व में टीम ने शिकायत के सत्यापन के बाद जाल बिछाया। जैसे परिवादी ने सिरमौर स्थित एक फार्म हाउस पर रिश्वत की पहले किश्त के रूप में 1.5 लाख रुपए दलाल को दिए, एसीबी ने उसे दबोच लिया। पूछताछ के बाद तहसीलदार बसंत परसोया की संलिप्तता पाए जाने पर उन्हें भी हिरासत में लिया। एसीबी ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व अवकाश को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बच्चा गोद लेने वाली महिलाओं को बड़ी राहत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अब मातृत्व अवकाश का लाभ केवल 3 महीने तक के शिशुओं को गोद लेने वाली माताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे अधिक उम्र के बच्चे गोद लेने वाली महिलाएं भी इसकी हकदार होंगी। कोर्ट ने पूर्व के नियम को भेदभावपूर्ण बताते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान समानता और जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है। फैसले में जोर दिया गया है कि मातृत्व अवकाश का उद्देश्य मां और बच्चे के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत करना और उचित देखभाल सुनिश्चित करना है, जिसे उम्र के आधार पर नहीं रोका जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को पितृत्व अवकाश के लिए ठोस कानून बनाने का सुझाव भी दिया है। राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी के आयोजन में हो रही देरी से प्रदेश के लगभग 20 लाख युवा अधर में लटके हैं। पिछली सीईटी के प्रमाण पत्रों की वैधता फरवरी में समाप्त होने के कारण वर्तमान में प्रदेश में एक भी पात्र अभ्यर्थी शेष नहीं है। सीईटी के अभाव में करीब 23 महत्वपूर्ण भर्तियों की प्रक्रिया पूरी तरह ठप हो गई है, जिससे राज्य सरकार द्वारा जारी वर्ष 2026 का परीक्षा कैलेंडर भी गड़बड़ा गया है। मुख्य बाधा कार्मिक विभाग द्वारा सीईटी के प्रावधानों में किए जाने वाले बदलावों को अंतिम रूप न दे पाना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्नातक स्तर की परीक्षा मई में प्रस्तावित की थी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इसका होना मुश्किल लग रहा है। यदि प्रक्रिया अब शुरू भी होती है तो आवेदन से परिणाम तक 8 से 10 महीने का समय लगेगा। इससे जुलाई में प्रस्तावित कांस्टेबल भर्ती और दिसंबर की ग्राम विकास अधिकारी जैसी बड़ी भर्तियां 1 साल के लिए अटक सकती हैं। फरीदाबाद में साइबर ठगों ने एक प्रॉपर्टी कारोबारी से शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 17 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ठगी को अंजाम दिया है। सेक्टर 15 निवासी पीड़ित ने हाल ही में अपनी जमीन बेची थी, जिसके बाद उसे मोबाइल पर भारी मुनाफे का लालच देने वाले एक मैसेज मिला। ठगों ने झांसे में लेकर कारोबारी के फोन में एक फर्जी ऐप डाउनलोड करवाया, जिस पर शुरुआती निवेश पर फर्जी मुनाफा दिखाया। मुनाफे के लालच में आकर पीड़ित ने कुछ ही समय में 17 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया। जब उसने राशि निकालनी चाही तो ठग बहाने बनाने लगे, जिससे उसे ठगी का एहसास हुआ। पुलिस जांच में सामने आया है कि ठगी की यह रकम अलग अलग राज्यों के 38 बैंक खातों में भेजी गई है। पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र गुप्ता के नेतृत्व में 20 टीमें दिल्ली, मुंबई और नोएडा सहित कई शहरों में छापेमारी कर रही है। झुंझुनू में एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के स्टेनोग्राफर नीरज कुमार को 2500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी स्टेनोग्राफर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत एक परिवादी के 5 लाख रुपए के ऋण के फाइल आगे बढ़ाने और उसे स्वीकृत कराने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। परिवादी ने एसीबी चौकी में शिकायत दी, जिसका गोपनीय सत्यापन किया गया। रिश्वत की पुष्टि होने के बाद जाल बिछाकर आरोपी को रंगे हाथों दबोच लिया। एसीबी की टीम आरोपी के सीकर स्थित आवास पर भी सर्च अभियान चला रही है। यह कार्रवाई एसीबी जयपुर रेंज के अधिकारियों के निर्देशन में की गई। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने चारधाम यात्रा 2026 से पहले बड़ा फैसला लिया। इसके अनुसार बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में अब गैर सनातनी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। समिति ने स्पष्ट किया है कि यह कदम धार्मिक परंपराओं, आस्था की पवित्रता और मंदिरों की मर्यादा बनाए रखने के लिए उठाया गया है। प्रस्तावित सूची में केदारनाथ और बद्रीनाथ के अलावा तुंगनाथ, मदमहेश्वर, त्रियुगी नारायण और नरसिंह मंदिर सहित कुल 48 धार्मिक स्थल, कुंड और मंदिर शामिल हैं। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि ये पवित्र धाम केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सनातन आस्था के प्रमुख केंद्र हैं, इसलिए यहाँ प्रवेश धार्मिक नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। हालांकि मंदिर परिसर में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत रहेगा, लेकिन मुख्य गर्भगृह और अत्यंत पवित्र स्थानों पर केवल सनातन परंपरा को मानने वालों को ही अनुमति मिलेगी।
जयपुर हाईकोर्ट ने ड्यूटी के दौरान दुर्घटना का शिकार होकर 2021 से कोमा में चल रहे पुलिस कांस्टेबल नरेंद्र सिंह और उसके परिवार को बड़ी राहत दी है। जस्टिस आनंद शर्मा ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि पीड़ित कांस्टेबल का विशेष असमर्थता अवकाश तुरंत स्वीकार किया जाए और अगस्त 2021 से बकाया वेतन का भुगतान 30 दिनों के भीतर किया जाए। यह मामला 22 अगस्त 2021 का है, जब ड्यूटी पर तैनात नरेंद्र सिंह की बाइक का टायर फटने से हुए हादसे में उन्हें गंभीर चोट आई थी। तब से वे कोमा में हैं और 85% तक विकलांग हो चुके हैं। कांस्टेबल की पत्नी शारदा कंवर ने याचिका में बताया कि विभाग ने उन्हें ऑन ड्यूटी तो माना, लेकिन गृह विभाग ने न तो वेतन जारी किया और न ही अवकाश स्वीकृत किया, जिससे परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। अदालत के इस मानवीय मामले में अब पीड़ित परिवार को इलाज और घरेलू खर्च के लिए जरूरी आर्थिक संबल मिल सकेगा। अमृतसर के छेहरटा इलाके में पूर्व कांग्रेस पार्षद लखनपाल के भतीजे सागर पर गोलियां चल गई। घटना उस समय हुई जब सागर अपनी बहन के साथ घर के बाहर कुत्तों को खाना खिला रहा था। इसी दौरान हेलमेट पहने एक अज्ञात बदमाश स्कूटी पर आया और सागर को गोली मारकर फरार हो गया। घायल सागर को तुरंत अस्पताल ले गए, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही एसीपी शिव दर्शन के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ जांच शुरू कर दी है। घटना को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और पंजाब की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार की घेराबंदी करते हुए दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल पुलिस पुराने रंजिश और अन्य पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल के बेटे मुकेश खंडेलवाल पर 4 करोड़ 81 लाख रुपए की बड़ी ठगी का आरोप लगा है। अहमदाबाद के एक कपड़ा कारोबारी अनिल कुमार दिवासी ने मुकेश सहित 3 लोगों के खिलाफ इस धोखाधड़ी की शिकायत दी है। आरोप है कि 2022 में मुकेश ने अपनी ऊंची राजनीतिक पहुंच का हवाला देकर असम सरकार का 15 करोड़ रुपए का स्कूल यूनिफॉर्म टेंडर दिलाने का झांसा दिया। विश्वास जीतने के लिए आरोपी ने असम सरकार के नाम पर फर्जी एमओयू और दस्तावेज तैयार किए और कारोबारी से दलाली के नाम पर 2 करोड़ 15 लाख रुपए का हवाला के जरिए लिए और करीब 2 करोड़ 66 लाख रुपए की यूनिफॉर्म भी बनवाकर मंगवा ली, लेकिन भुगतान नहीं किया। जांच करने पर पता चला कि टेंडर और एमओयू फर्जी थे। आरोप है कि व्यापारी को जयपुर बुलाकर विधायक पिता से मिलवाया, जहां रकम लौटाने का आश्वासन मिला पर पैसे नहीं मिले। नागौर जिले के पादुकला थाना क्षेत्र के पचरंडा गांव में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला नाथी देवी की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। मृतका का शव प्लास्टिक के कट्टे में मिला है। ग्राम पालड़ी निवासी नाथी देवी रविवार सुबह बाजार जाने का कहकर घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी। अगले दिन एक चरवाहे ने कट्टे में शव देखकर ग्रामीणों और पुलिस को सूचना दी। परिजनों के अनुसार नाथी देवी ने सोने की टुस्सी, बोर, झूमर और चांदी के भारी कड़े पहन रखे थे, जो गायब मिले हैं। थानाधिकारी उमाशंकर शर्मा के अनुसार प्रथम दृष्टया लूट की नियत से हत्या प्रतीत होती है, क्योंकि शव के पास मिले मोबाइल से ही पहचान संभव हो पाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आरोपियों की धरपकड़ हेतु सघन जांच शुरू कर दी है। राजस्थान सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के साथ जल जीवन मिशन 2.0 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस ऐतिहासिक समझौते के बाद प्रदेश के शेष 44,65,000 ग्रामीण परिवारों को भी अब नल से जल मिल सकेगा। जेजेएम के पहले चरण में राज्य के कुल 1 करोड़ 7 लाख घरों में से केवल 63,03,000 घरों पर ही कनेक्शन पहुंच पाए थे। नई गाइडलाइंस के अनुसार इस एमओयू से राजस्थान को केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता राशि प्राप्त करने में सुगमता होगी। आंकड़ों के अनुसार हनुमानगढ़ जिला 90.89% कनेक्शन के साथ प्रदेश में सबसे आगे है, जबकि बाड़मेर में सबसे कम केवल 21.30% कार्य हुआ है। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। यह समझौता ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित जलापूर्ति, सेवा की गुणवत्ता में सुधार और कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगा।